अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लेक्चर नंबर 25 में खुश आमदीद। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे सीवेज पंपिंग स्टेशंस। जैसा कि आपके इल्म में है कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के 3 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट नंबर 1 कलेक्शन सिस्टम। जब वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन सिस्टम बिछाया जाता है, जो कि सीवर पाइप और एपर्टेनेंसेस पे मुश्तमिल होता है। कलेक्शन के बाद नंबर 2 उसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद नंबर 3 उसकी डिस्पोजल। किसी भी फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्पोजल जो एक वाटर बॉडी आमतौर पे होती है उसमें। इस कोर्स में हम 2 कंपोनेंट पढ़ेंगे। कंपोनेंट नंबर 1 सीवेज कलेक्शन सिस्टम और पंपिंग स्टेशन। कंपोनेंट जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का है उसके लिए एक अलहदा सब्जेक्ट है जो आप 8th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन के अंदर। सीवेज पंपिंग स्टेशन में हम ये देखेंगे कि सीवेज पंपिंग स्टेशन कब और क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सीवेज पंपिंग स्टेशन के, और डिज़ाइन कंसिडरेशन या डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है। मज़ीद आखिर में कुछ फिगर्स जो सीवेज पंपिंग स्टेशंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को ग्राफिकली दिखाएंगी, उनको आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तो चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए लेक्चर नंबर 25 की तरफ। मौजू है जनाब सीवेज पंपिंग स्टेशन। सीवेज पंपिंग स्टेशन 2 कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 वेस्ट वाटर को लिफ्ट करने के लिए, और नंबर 2 उसको डिस्पोज करने के लिए एट द फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 मुख्तलिफ सूरतों में इनको प्रोवाइड किया जाता है। पहली सूरत क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रेविटी फ्लो इज नो लॉन्गर फिजिबल। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सीवर बिकम वेरी डीप। जब सीवर बहुत डीप हो जाता है, सीवर क्योंकि ग्रेडियंट पे लगता है, ग्रेविटी फ्लो होना होता है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप होता जाता है, और एक डेप्थ ऐसी आती है जहाँ के उसका बिछाना मुश्किल ना सिर्फ हो जाता है बल्कि वो इतना इकोनॉमिकल भी नहीं होता। लिहाजा उसको लिफ्ट करना पड़ता है, और लिफ्ट करके फिर दोबारा से एक पाइप सीवर का जो कि 3 फुट कवर के साथ होता है उसमें डाला जाता है, और फिर ग्रेडियंट है उस पर पाइप को बिछाया जाता है, और वो फिर दोबारा इस स्टेज पे चला जाता है कि वो बहुत डीप हो जाता है। ऐसा किस जगह पे सिचुएशन आती है? ऐसी बहुत बड़े शहरों में आती है। मिसाल के तौर पे लाहौर में तकरीबन 5000 किलोमीटर लंबा सीवर लगा हुआ है, और लाहौर बहुत बड़े इलाके पे फैला हुआ है। लिहाजा ऐसा स्टेशन जो सिर्फ सीवेज को, वेस्ट वाटर को लिफ्ट करके दोबारा से 3 फुट कवर दे के नया पाइप बिछा के, ताकि डेप्थ कंट्रोल में हो और फिर वो दोबारा एक ऐसी डेप्थ पे जा सके जहां फिर उसको दोबारा से लिफ्ट करके 3 फुट का कवर दे के दोबारा नया पाइप बिछा के उसका ग्रेविटी फ्लो को कंटिन्यू रखा जा सके, तो ऐसे पंपिंग स्टेशन को लिफ्ट स्टेशन कहा जाता है। लाहौर में 82 लिफ्ट स्टेशन है। दूसरी वजह कि पंपिंग स्टेशन क्यों दिया जाता है, देयर इज एन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ सीवर। सीवर के पाथ में और उसकी रूट के ऊपर कोई रुकावट आ गई, कोई दरिया आ गया, कोई नहर आ गई, वहाँ भी फिर पंपिंग स्टेशन दिया जाता है और पंप करके दूसरे किनारे पे उसको पहुँचाया जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ से सीवर पाइप शुरू हो जाता है। नंबर 3, रिसीविंग स्ट्रीम इज़ हायर देन द सीवर। मिसाल के तौर पे सीवेज या वेस्ट वाटर एक वाटर बॉडी में फाइनली डिस्पोज ऑफ होना है,
जिसको रिसीविंग वाटर भी कहा जाता है, और उसका लेवल ऊंचा है उस पॉइंट से जहाँ के लास्ट पॉइंट पे वेस्ट वाटर पहुँचता है, तो फिर भी उसको आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। और ऐसा पंपिंग स्टेशन जिसमें पंपिंग के बाद पानी को फाइनल डिस्पोजल पॉइंट विच में बी ए रिसीविंग बॉडी उसमें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, ऐसे पंपिंग स्टेशन को डिस्पोजल स्टेशन कहा जाता है। लाहौर के अंदर 14 डिस्पोजल स्टेशन हैं जो पानी को लिफ्ट करके फिर रावी के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये वो 3 कंडीशंस हैं जिसमें आपको सीवेज पंपिंग स्टेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। पहले पॉइंट पे मैं दोबारा जाऊंगा, इसकी शायद मजीद वजाहत की ज़रूरत है। अगर मैं ये कहूँ कि लाहौर के अंदर 5000 किलोमीटर पाइप लगा हुआ है, और अगर आप पाइप को उस ग्रेडियंट पे लगाना शुरू करें और डीप जाते जाएं, तो ये हो सकता है कि 400, 500, 600 फुट डेप्थ पे सीवर चला जाए। तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी एक्सकेवेशन करके उस डेप्थ पे सीवर को लगाया जा सके? नहीं है। लिहाजा मैक्सिमम जो डेप्थ सीवर की होती है, जो कि फिजिबल भी होती है एक्सकेवेशन और इकोनॉमिकल भी होती है, वो 20, 22, 25 फुट। उसके बाद जब उस डेप्थ पे सीवर चला जाता है तो आपको एक लिफ्ट स्टेशन, पंपिंग स्टेशन देना पड़ता है। उस पंपिंग स्टेशन को हम लिफ्ट स्टेशन कहते हैं। वो दोबारा से लिफ्ट करता है और फिर पाइप 3 फुट सॉइल कवर के साथ दोबारा से लगता है और फिर वो आहिस्ता 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 नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए लाहौर में 82 लिफ्ट स्टेशन देने पड़े हैं, क्योंकि एक ख़ास हद से नीचे सीवर की एक्सकेवेशन को नहीं लेके जाया जा सकता। वजह टेक्निकल रीजंस और उसका हाई कॉस्ट होती है, इस वजह से लिफ्ट स्टेशन देने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि 2 किस्म के पंपिंग स्टेशन होते हैं। एक लिफ्ट स्टेशन जो सिर्फ लिफ्टिंग के लिए वेस्ट वाटर की इस्तेमाल होते हैं और फिर दोबारा से वो उसको पाइप में डाल देते हैं, और दूसरे डिस्पोजल स्टेशन जो कि उसको फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर विच में बी ए वाटर बॉडी एनी रिसीविंग वाटर्स, वहाँ डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो उनको कहा जाता है डिस्पोजल स्टेशन। होते दोनों एक ही तरह के हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन एक ही तरह की होती है, पंप भी लगते हैं, बाकी चीज़ें भी एक जैसी होती हैं, लेकिन फंक्शन क्योंकि डिफरेंट होता है, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक पंपिंग स्टेशन को लिफ्ट स्टेशन कह देते हैं, दूसरे पंपिंग स्टेशन को डिस्पोजल स्टेशन कह देते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए कौन कौन से मुख्तलिफ किस्म के पंप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 3 किस्म के पंप सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप सिंगल सक्शन होना चाहिए। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर 2 पंप लगे हैं तो हर एक की अलग-अलग सक्शन होगी। दोनों पंपों की सक्शन जो है उसको मत मिलाएं। नॉन क्लॉगिंग टाइप, वेस्ट वाटर को पंप करने के लिए ख़ास किस्म के पंप इस्तेमाल होते हैं जिनको नॉन क्लॉगिंग टाइप पंप कहा जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप को हमेशा ड्राई वेल में इंस्टॉल किया जाता है। ये आगे चल के आपको जो पिक्चर्स या फिगर्स आ रही हैं उनसे फर्दर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करें। दे हैव इम्पेलर्स हैविंग 2 to 3 वेन्स, उनके अंदर इम्पेलर्स होते हैं और 2 या 3 उनके अंदर वेन्स होती हैं इम्पेलर्स के अंदर। पंप सक्शन पाइप इज़ यूजुअली लार्जर देन दी डिस्चार्ज पाइप बाय 25%। जो सक्शन पाइप पंप का होता है वो आमतौर पे उसका साइज बड़ा होता है देन दी डिस्चार्ज पाइप बाय 25%। मिसाल के तौर पे जो साइज है सक्शन का वो डिपेंड करता है उसके डिस्चार्ज पे। डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो सक्शन पाइप का डायमीटर ज़्यादा होगा। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देने के लिए ये समझाने लगा हूँ कि अगर सक्शन पाइप 4 इंच का है, 25% अगर इसमें से हम कम कर दें 3 इंच बनता है, तो उसका जो डिस्चार्ज पाइप है वो 3 इंच का होना चाहिए। स्मॉलेस्ट परमिसिबल डायमीटर फॉर डिस्चार्ज पाइप इट इज़ इक्वल टू 3 इंचेस।
ये फिक्स कर दिया गया है कि डिस्चार्ज पाइप किसी भी सूरत में डिस्चार्ज चाहे कितना भी कम क्यों ना हो 3 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आमतौर पे वेस्ट वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं बाज़ औक़ात वो 1 से लेके 2 इंच तक होते हैं, लिहाजा पाइप का डायमीटर बहुत छोटा करने से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पाइप बंद हो जाएगा, पंपिंग मुतासिर होगी। इसलिए ये पाबंदी डिस्चार्ज पाइप पे मिनिमम डायमीटर की लगाई गई है। आगे चलते हैं। स्मॉलेस्ट परमिसिबल डायमीटर फॉर सक्शन पाइप 4 इंचेस। ये जो पाबंदी है ये वासा और PHED के डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर लिखी गई है, आप वहाँ देख सकते हैं। हमने यहाँ पे नोट्स के अंदर इसको मेंशन कर दिया है। नंबर 2, ये तो था पहला पंप टाइप जो कि पंपिंग स्टेशन में इस्तेमाल होती है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल पंप। दूसरा जो पंप टाइप है वो है सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल जो सबमर्ज्ड होता है। These are submerged in wastewater, installed in wet well. ये वेट वेल के अंदर लगते हैं, ड्राई वेल के अंदर नहीं लगते। These are mostly used nowadays. आजकल इनका ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है सबमर्सिबल पंप का। क्यों हो रहा है इसकी आगे चल के मैं मज़ीद वजाहत करूँगा। नंबर 3, तीसरा पंप टाइप कॉर्डन शाफ्ट पंप। दे आर ऑल्सो यूज्ड। हेड भी बहुत ज़्यादा हो, डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो तो कॉर्डन शाफ्ट पंप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आम तौर पे अब इनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं रहा। अब मोस्टली सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल होते हैं आजकल। पुराने पंपिंग स्टेशंस में आपको कॉर्डन शाफ्ट पंप भी मिलेंगे। अब मैं चल रहा हूँ कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स? पंपिंग स्टेशन के कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट जो पंपिंग स्टेशन का है वो है स्क्रीन। इसका मकसद क्या है? स्क्रीन आउट वेरी लार्ज पार्टिकल इन दी वेस्ट वाटर विच कैन डैमेज द पंप, जो पंप को डैमेज कर सकते हैं। उनको पहले ही स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर स्क्रीन आउट कर लिया जाता है और अलहदा कर दिया जाता है वेस्ट वाटर से। दूसरा कंपोनेंट ड्राई वेल। ड्राई वेल ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? अगर तो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ कर रहे हैं तो फिर ड्राई वेल की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? कि सेंट्रीफ्यूगल पंप ड्राई वेल के अंदर इंस्टॉल होता है, वो वेट वेल के अंदर इंस्टॉल नहीं होता। ड्राई वेल, वेट वेल ये भी मैं बोल तो रहा हूँ, हो सकता है आपको इसकी पूरी समझ ना आ रही हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं आपके सामने फिगर्स लेकर आऊँगा वहाँ ये ड्राई वेल और वेट वेल का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो फिर ड्राई वेल बनाना पड़ेगा। रिक्वायर्ड व्हेन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड। द पंप एंड पंप कंट्रोल्स, यानी कि उसको ऑन ऑफ करने का सिस्टम, उसके स्विचेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो उस पर इस्तेमाल होती हैं वो ड्राई वेल में इंस्टॉल होती हैं और पंप भी ड्राई वेल में इंस्टॉल होता है। फॉर सबमर्सिबल एंड कॉर्डन शाफ्ट पंप ड्राई वेल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें ज़रूरत नहीं होती ड्राई वेल की। Thus space for dry well and cost incurred on the dry well may be saved. तो इसका फ़ायदा क्या है? आज जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आजकल ज़्यादा सबमर्सिबल पंप यूज़ हो रहे हैं। सबमर्सिबल पंप इसलिए यूज़ हो रहे हैं कि फिर ड्राई वेल की ज़रूरत नहीं रहती। ड्राई वेल पे स्पेस भी चाहिए होती है, आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आती है। उसको बचाने के लिए, चीज़ों को इकोनॉमिकल बनाने के लिए ज़्यादातर पंप सीवेज पंपिंग स्टेशन में सबमर्सिबल आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ सबमर्सिबल पंप्स द पंप इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वेट वेल। क्योंकि उसको वेट वेल के अंदर ही लगा देना होता है इसलिए ड्राई वेल की ज़रूरत नहीं होती। पंप कंट्रोल्स यानी कि स्विचेस, ऑन ऑफ सिस्टम और सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिलेटेड टू द पंप दे आर इंस्टॉल्ड इन एन ऑपरेटर रूम इंस्टेड ऑफ ड्राई वेल विच टेक्स मच लेस स्पेस एंड कॉस्ट। उसकी कॉस्ट और उसकी स्पेस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ड्राई वेल। सबमर्सिबल पंप अगर आप यूज़ कर रहे हैं
ये था दूसरा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट कौन सा था? सीवेज पंपिंग स्टेशन का स्क्रीन्स। दूसरा कंपोनेंट था ड्राई वेल, ये ऑप्शनल है। सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर आप प्रपोज करेंगे तो ड्राई वेल बनेगा, अगर सबमर्सिबल करेंगे तो ड्राई वेल नहीं बनेगा। तीसरा कंपोनेंट वेट वेल, ये तो होता ही होता है। वेट वेल क्या है? इट रिसीव्स वेस्ट वाटर फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम। पूरे कलेक्शन सिस्टम से आपका जो वेस्ट वाटर है वो वेट वेल के अंदर आता है, इसीलिए इसको वेट वेल कहा जाता है। थोड़ी देर इंतज़ार करें, फिगर्स आ रही हैं। फिगर से पहले हम जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ पंपिंग स्टेशन उसको क्विकली और ब्रीफली देखेंगे, जो कि PHED के डिज़ाइन क्राइटेरिया के मुताबिक हैं। गो के ये हम पहले भी डिज़ाइन क्राइटेरिया में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम क्विकली इसको दोबारा से देख लेते हैं। नंबर 1, more than one pump should be provided to cope with variable discharge at small pumping station. स्मॉल पंपिंग स्टेशन में कभी एवरेज फ्लो आ रहा है, कभी फिर मैक्सिमम हुआ है, फिर एकदम पीक पे चला गया है, तो ये जो फ्लो वेरिएशन हो रही होती है इसको मीट करने के लिए डिफरेंट फ्लो के पंप लगाए जाते हैं। लिहाजा यहाँ एक पंप नहीं लगता पंपिंग स्टेशन पे, कम से कम 2 पंप लगते हैं। For larger pumping station, more than 2 pumps must be used. और अगर पंपिंग स्टेशन लार्ज है, बहुत बड़ा शहर है, तहसील हेडक्वार्टर तो मैं नहीं कहूँगा, विलेज भी नहीं कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी नहीं कहूँगा, अगर डिवीजनल हेडक्वार्टर है, बड़ा शहर है, तो उसके लिए कम से कम 3 पंप ज़रूर लगने चाहिए। इसकी मैं आगे जो वजह है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब वो 3 पंप कैसे लगाएंगे आप? एक का फ्लो होगा मिनिमम फ्लो। ऑब्वियसली आपको मिनिमम फ्लो हाइड्रोलिक स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं कि मिनिमम फ्लो क्या है, एवरेज फ्लो क्या है और मैक्सिमम फ्लो क्या है। ये चीज़ें आपको हाइड्रोलिक स्टेटमेंट से पता चल जाती हैं, और यहाँ से देख के आप 3 पंप लगाएंगे बड़े शहर के लिए। एक मिनिमम फ्लो को मीट करेगा जब फ्लो मिनिमम आ रहा होगा, फिर जब फ्लो एवरेज होगा तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, और फिर जब मैक्सिमम फ्लो होगा तो आप मैक्सिमम फ्लो वाले पंप को ऑन कर दें। टोटल पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द पंपिंग स्टेशन मस्ट बी इक्वल टू द पीक सीवेज फ्लो। ये बात मद्देनज़र रखनी है आपने कि जो टोटल पंपिंग कैपेसिटी है वो पीक फ्लो के बराबर होनी चाहिए। नंबर 3, स्टैंड बाय पंप मस्ट को मैंने बोल्ड भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, be provided at the pumping station. Its capacity should be at least 50% of peak sewage flow. ये ऐसा क्यों है? देखिए, सीवेज पंपिंग स्टेशन में लोग दिन रात पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके जो मेन पंप हैं वो खुदा ना खास्ता दोनों ही ख़राब हो जाते हैं, तो क्या आप शहर वालों से कह सकते हैं कि जनाब हमारा पंप ख़राब है, आप 3 दिन पानी इस्तेमाल ना करें, जब ये रिपेयर होके आएगा तो फिर आप इस्तेमाल कर लें? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। पीछे से पानी तो आता ही रहेगा, तो लिहाजा क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, अगर आप पंपिंग नहीं करेंगे तो पानी पॉन्ड अप हो जाएगा, आपकी लाइनें सरचार्ज हो जाएंगी, सीवर लाइनें, गटर्स के अंदर से, मैन होल्स के अंदर से पानी उबलना शुरू हो जाएगा, गलियों में पानी फैल जाएगा। लिहाजा इस चीज़ को रोकने के लिए हमेशा एक स्टैंड बाई पंप वहाँ रखा जाता है, ताकि खुदा न खास्ता अगर पंप दोनों ही ख़राब हो जाएं तो फिर उस स्टैंड बाई पंप को ऑपरेट करके पंपिंग को जारी रखा जाए, ताकि लाइनें सरचार्ज ना हो और मैन होल से पानी बाहर आना ना शुरू हो और गलियों में ना फैल जाए। अब सीक्वेंस क्या होगा पंप चलाने का? क्या स्टैंड बाई पंप बस लगा देना है और वो पड़ा रहेगा और उसको उस वक्त इस्तेमाल करना है जब उसकी ज़रूरत पेश आएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपने 1 साल उसको बंद रखा और अचानक जब ज़रूरत पड़ी तो वो कोई ना कोई ट्रबल दे देता है। होता क्या है पंपिंग स्टेशन पे? एक दिन आप इन 2 पंप्स को चलाते हैं, मिनिमम और एवरेज फ्लो वाले को, और फिर दूसरे दिन आप स्टैंड बाई पंप को चला देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं।
तो इस तरह ऑल्टरनेट डेज पे उसको चला लिया जाता है ताकि वो वर्किंग कंडीशन में रहे। नंबर 4, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर मस्ट को मैंने बोल्ड भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, बी प्रोवाइडेड एट पंपिंग स्टेशन। क्यों? आपने स्टैंड बाई पंप तो प्रोवाइड कर दिया, फर्ज करें खुदा ना खास्ता दोनों पंप आपके मेन वाले ख़राब हो गए, आपने स्टैंड बाई को चला के सिस्टम को चला दिया, लेकिन अगर बिजली चली गई फिर क्या होगा? तो लिहाजा ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स भी होना चाहिए, आइदर पावर फ्रॉम 2 फीडर्स और डीजल जनरेटर बी प्रोवाइडेड। आम तौर पे जो तरीका अख्तियार किया जाता है वहाँ डीजल जनरेटर प्रोवाइड किया जाता है। अगर बिजली चली जाए तो उस जनरेटर के ज़रिए पंपों को चलाया जाता है, क्योंकि पानी तो पीछे से आते रहना है, पानी तो बंद नहीं हो सकता और हम पंपिंग भी बंद नहीं कर सकते, लिहाजा ऑल्टरनेट या स्टैंड बाई पंप भी होगा और ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स भी होगा। नंबर 5, इफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड इट शुड बी ऑफ सेल्फ प्राइमिंग टाइप एंड शुड ऑपरेट अंडर पॉजिटिव सक्शन हेड। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा फिगर में जाके। नंबर 6, ईच पंप शुड हैव एन इंडिविजुअल इनटेक, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 7, screens with 2 inch 50 millimeter opening be provided at pump suction to avoid entrance of big particles in pump। तो अगर सक्शन 4 इंच की है, सक्शन 6 इंच की है, तो उस सक्शन के ऊपर आपको एक बड़ी मजबूत स्क्रीन लगानी पड़ेगी जिसकी 2 इंच ओपनिंग होगी ताकि बड़ा पार्टिकल उसके अंदर ना आए, अगर वो आ गया तो वो पंप को डैमेज कर सकता है। नंबर 8, साइज ऑफ ड्राई वेल इफ यूज्ड, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो यूज़ होगा, अगर सबमर्सिबल पंप है तो यूज़ नहीं होगा। अगर वो इस्तेमाल हो रहा है ड्राई वेल, इट शुड बी ऑफ सफिशेंट साइज टू हाउस पंपिंग मशीनरी, तो इसका साइज इतना होना चाहिए कि इसके अंदर पंपिंग मशीनरी और उसके जो कंट्रोल्स हैं सारे के सारे वो समा जाएं। नंबर 9, ड्राई वेल बी प्रोवाइडेड with some pumps which are usually reciprocating type to pump out sewage leakages in dry well। ड्राई वेल के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है, बाज़-औक़ात जॉइंट्स या ग्लैंड डोरी, वहाँ से थोड़ा थोड़ा सीवेज लीक होता रहता है और वो अंदर काफ़ी हद तक जब भर जाता है ड्राई वेल के तो उसको पंप आउट करना पड़ता है। पंप आउट करने के लिए उसको रेसिप्रोकेटिंग पंप लगाए जाते हैं। अगर वो जमा होता रहेगा तो ऑब्वियसली अंदर ताफुन, बदबू और वहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा रेसिप्रोकेटिंग पंप के ज़रिए ऐसे जो सीवेज लीक हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के जॉइंट से या स्लूस वेल्व से या उसकी अपने अंदर से बॉडी से थोड़ी बहुत लीकेज ज़रूर होती है वक्त के साथ साथ, ऐसी सूरत में रेसिप्रोकेटिंग पंप उसको बाहर डिस्चार्ज कर देता है। नंबर 10, sluice valves must be provided at suction and delivery side of centrifugal pump and non-return valve at the delivery side। तो ये असूल याद रखें कि sluice valve सक्शन और डिलीवरी दोनों साइडों पे लगाएं और डिलीवरी साइड जो है वहाँ नॉन रिटर्न वेल्व भी लगाएं। जो स्लूस वेल्व हैं वो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और नॉन रिटर्न वेल्व जो है वो बैक फ्लो को रोकने के लिए वेस्ट वाटर के लगाए जाते हैं। नंबर 11, डिटेंशन टाइम इन वेट वेल शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 30 मिनट्स टू अवॉइड सेप्टिक कंडीशन। एवरेज फ्लो कंडीशंस में ये आपने चेक करना होता है, हम एक डिज़ाइन प्रॉब्लम करेंगे और उसमें इसको हम चेक करेंगे और आप इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे कि एवरेज फ्लो कंडीशंस के अंदर जो डिटेंशन टाइम है वो 30 मिनट से ज़्यादा तो नहीं हो गया, और अगर हो जाए तो फिर क्या होता है, सेप्टिक कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, एनारोबिक कंडीशंस पैदा हो जाती हैं जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है जो कि इंतहाई मुज़िर, इंतहाई टॉक्सिक होती है और ओडरस होती है। इससे बचने के लिए हम ये इंश्योर करते हैं जो डिटेन हो पानी वेट वेल के अंदर वो 30 मिनट से ज़्यादा डिटेन ना हो। मज़ीद तफसील आएगी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपके सामने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं।
आपके सामने इस वक्त सीवेज पंपिंग स्टेशन जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इस्तेमाल किया गया है उसकी एक फिगर मौजूद है। आपको ये बड़ी पेचीदा सी लग रही होगी, लेकिन बिल्कुल भी आप इसमें तशवीश ना करें, हर चीज़ अभी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला कंपोनेंट क्या था पंपिंग स्टेशन का? स्क्रीन्स। तो एक स्क्रीनिंग चैम्बर बनाया जाता है, इसकी आमतौर पे एलिप्टिकल शेप होती है। इस स्क्रीनिंग चैम्बर में ये आउटफॉल सीवर या फाइनल जो आखिरी सीवर है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी शहर का, किसी भी गांव का, वो आके इस स्क्रीनिंग चैम्बर में खुलता है। इसके ऊपर ये जो आपको वॉल नज़र आ रही है ये ब्रिक मेसनरी है और इसके ऊपर एक रेलिंग लगाई जाती है ताकि सेफ्टी हो, कोई बच्चा या कोई और शख्स जो करीब हो वो इसके अंदर खुदा न खास्ता गिर ना जाए। ये वॉल्स हैं, इसके नीचे आप देखें ये RCC कर्व है और इस कर्व के साथ एक कटिंग एज लगा होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे जाने में मदद करता है जैसे जैसे मेसनरी होती है। और ये PCC प्लग है, PCC प्लग 1 to 4, ये जो पानी होता है इसके अंदर स्क्रीनिंग चैम्बर उसको नीचे सीप होने से रोकता है। इस स्क्रीनिंग चैम्बर में ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये पेन स्टॉप गेट है। इसके अंदर एक स्लाइडिंग गेट होता है। जब ये नीचे आप इसको ले आएँ, इसको आप घुमाते हैं तो ये नीचे आ जाता है, तो ये फ्लो को बंद कर देता है। और अगर इसको ऊपर उठा लें घुमा के इस हैंडल को, तो ये गेट ऊपर चला जाता है और फ्लो स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर दाखिल हो जाता है। ये जो इंक्लाइंड आपको लाइन नज़र आ रही है ये स्क्रीन है एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी इससे गुजर के फिर एक ये सीवर लगा हुआ है, इससे गुजर के ये वेट वेल में आ गया। ये वेट वेल है। ऑब्वियसली सीवर जितना डीप होगा वेट वेल भी उतना ही डीप लेकर जाना पड़ेगा। इसमें भी अगर आप बॉटम में देखें तो RCC कर्व है, PCC 1 to 4 का प्लग है और ये जो डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑपरेटिंग डेप्थ इसको कहा गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग डेप्थ। इससे ऊपर जितना भी वेट वेल का पोर्शन है वो खाली रहता है, इसलिए कि सीवर पाइप ही यहाँ नीचे है और वो पानी भी इससे नीचे ही फेंकेगा। तो आप देखें कि ये पानी का लेवल मैंने दिखाया हुआ है इसमें। ये तमाम का तमाम सीवेज है, एक MS रेलिंग लगी हुई है, ये वेट वेल है। वेट वेल सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। सर्कुलर कब होता है और रेक्टेंगुलर कब होता है? अगर तो वेट वेल ड्राई कंडीशंस में बन रहा है, वाटर टेबल इतना हाई नहीं है, 50 फीट पे है और ड्राई वेल की डेप्थ 30 फीट है, तो इसका मतलब है कि वो ड्राई में बनेगा सारा। ऐसी सूरत में रेक्टेंगुलर वेट वेल बनाया जाता है। लेकिन अगर 15 फीट पे पानी आ गया है और उसकी डेप्थ 30 फीट है तो फिर सर्कुलर शेप रखी जाती है, क्योंकि जब पानी वाटर टेबल को आप टच कर जाते हैं तो उसके बाद आप एक्सकेवेशन नहीं कर सकते, फिर आपको उसको सिंक करवाना पड़ता है। तो आप एक्सकेवेशन करते हैं, उसके ऊपर आप ईंटों की चुनाई लगाते हैं और बोझ डालते हैं और वो आहिस्ता 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 नीचे रिक्वायर्ड डेप्थ तक सिंक करना शुरू हो जाता है। सर्कुलर जो मेसनरी है उसको सिंक करवाया जा सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर मेसनरी को सिंक नहीं करवाया जा सकता। इसलिए वाटर टेबल अगर एनकाउंटर हो जाए और उससे नीचे जो बॉटम है वेट वेल की उसने जाना हो तो फिर आप सर्कुलर शेप को अडॉप्ट करते हैं और यहाँ एक कटिंग एज लगा होता है, वो काटता हुआ नीचे चलता जाता है। आप मेसनरी ऊपर करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा लोड डालते हैं, वो थोड़ा सा और सिंक करता है। आप नीचे से यहाँ जो कर्व के नीचे से खुदाई करते हैं, इस तरफ से भी बल्कि ये गोल होता है, चारों तरफ से इसके गोलाई में नीचे खुदाई करते हैं
ऊपर मेसनरी करते हैं तो वो जो नीचे थोड़ा सा स्पेस बनी होती है वो सिंक कर जाता है लोड की वजह से, और इस तरह अपनी रिक्वायर्ड डेप्थ तक आप इसको ले जाकर छोड़ देते हैं। अगर वाटर टेबल है तो आपको इस पोर्शन में, अगर यहाँ फर्ज करें वाटर टेबल यहाँ तक है, तो RCC कोर वॉल डालनी पड़ती है ताकि बाहर का पानी इसके वेट वेल के अंदर ना आए, जो सब सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर है। ये तो था वेट वेल। अब हम आते हैं ड्राई वेल की तरफ। ड्राई वेल भी दो शेप में हो सकता है, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। वजह वही है जो मैंने अभी वेट वेल के लिए बताई है। ड्राई वेल को अगर आप देखें तो इसमें सबसे नीचे बॉटम पे ये पाइप लगा हुआ है और ये पाइप ड्राई वेल में आ जाता है। ड्राई वेल के अंदर ये सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है और इस पंप को चलाने के लिए ये मोटर है। ये जो है निशान ये स्लूस वेल्व है और यहाँ पे भी एक स्लूस वेल्व होना चाहिए और एक नॉन रिटर्न वेल्व मैंने दिखाया हुआ है। ये पाइप ऐसे 90 पे मुड़ के बाहर चला जाता है और फाइनली डिस्चार्ज जो है वो किसी सम्प में या स्लज कैरियर में, सम्प में या स्लज कैरियर में उसको थ्रो करता है और मे बी करीबी स्ट्रीम हो और ये स्लज कैरियर या सम्प जो है ये पानी को उस स्ट्रीम तक ले जाए। सलज कहते हैं वेस्ट वाटर को, ये एक दूसरा नाम है वेस्ट वाटर का। सलज कैरियर का मतलब ऐसा चैनल, छोटा चैनल जो वेस्ट वाटर को कैरी करता है, उसको स्लज कैरियर कहते हैं। तो एक छोटा सा सम्प होता है, एक हौदी सी आप कह लें, और हौदी के बाद फिर सलज कैरियर होता है, पानी उस हौदी के अंदर गिरता है और उस कैरियर से आगे फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तक चला जाता है। इसके अंदर दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा है, दरवाजे के बाद एक सीढ़ी है। सीढ़ी के ज़रिए आप कोई भी शख्स जो ऑपरेटर है वो नीचे उतर सकता है। ये लैडर लगी हुई है और यहाँ से जो लीकेज वगैरह हो जाती है आमतौर पे स्लूस वेल्व से हो जाती है और पंप से हो जाती है, तो वो फर्श पे जमा होती रहती है और ये जब अच्छी खासी जमा हो जाती है कि ऑपरेटर का नीचे उतरना मेंटेनेंस के लिए या देखने के लिए या और पर्पसेस के लिए, सफाई के लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर जिस तरह के आपको बताया एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है जो कि इस पानी को, वेस्ट वाटर को जो लीक होकर यहाँ ड्राई वेल के अंदर आता है उसको बाहर फेंक देता है। तो यहाँ एक विंडो भी होती है। तो ये सूरत हाल है। ये जो आपको नज़र आ रही है लाइन, ये बेसिकली NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल है। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये से नीचे है क्योंकि सीवर डीप है। ये भी नेचुरल सरफेस है और ये भी नेचुरल सरफेस है। उसके ऊपर ये जो चैम्बर सा बना होता है वेट वेल के, ये इससे ऊपर होता है। बाकी जो स्क्रीनिंग चैम्बर होता है और जो वेट वेल होता है वो सारा का सारा, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है और स्ट्रक्चर है वो नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे होता है। क्यों नीचे होता है? क्योंकि सीवर ही अगर 20 फीट पे यहाँ आ रहा है, उसमें निकल रहा है, तो ये स्ट्रक्चर आपको नीचे ही बनाना पड़ेगा और ये उस 20 फीट से भी नीचे चला जाएगा, मे बी 25 या 30 फीट तक, ताकि ये पानी को थोड़ी सी स्पेस मिले, वो इसमें जमा हो। सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात हुई थी कि इसको हमेशा पॉजिटिव सक्शन हेड के अंडर काम करना चाहिए ताकि इसकी प्राइमिंग की ज़रूरत ना पड़े। अब जिस तरह इसको लगाया गया है बिल्कुल बॉटम ऑफ द वेट वेल पे, तो वेट वेल जब भरा हुआ होगा तो ये सारा का सारा पाइप ये इस पे पॉजिटिव हेड होगा और इसकी प्राइमिंग की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, ये सेल्फ प्राइम्ड होगा। ये चीज़ अहम है जब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं। तो ये एक डायग्राम थी जिसमें आपको एक सीवेज पंपिंग स्टेशन जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ हुआ है वो दिखाया गया है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, स्क्रीनिंग चैम्बर होगा, वेट वेल होगा और ड्राई वेल होगा। अब हम चलते हैं एक ऐसे पंपिंग स्टेशन की तरफ जिसमें कि सबमर्सिबल पंप लगाया गया है, वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। आपके सामने एक सीवेज पंपिंग स्टेशन जिसमें सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल हुआ है। इसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग चैम्बर, एलिप्टिकल शेप, और उसके बाद वेट वेल। आप देखें ड्राई वेल आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा।
तो ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वजह पहले डिस्कस हो चुकी है। ये टर्मिनल सीवर, आउटफॉल सीवर, लास्ट सीवर, कुछ भी नाम दे दें, ये स्क्रीनिंग चैम्बर में खुलता है। ये पेन स्टॉक गेट है, इसको बंद कर सकता है, फ्लो को खोल सकता है। ये जो इंक्लाइंड है, ये स्क्रीन लगी हुई है, ये उसी तरह रेलिंग है, और ये हैंडल है ऑपरेट करने के लिए स्लूस गेट को या पेन स्टॉक गेट को। ये पाइप का टुकड़ा लगा हुआ है जो स्क्रीनिंग चैम्बर से वेस्ट वाटर को स्क्रीनिंग के बाद वेट वेल में लेकर आया, और ये पानी का इसमें लेवल आपको ये शो किया हुआ है। पंप वेट वेल के अंदर लगा हुआ है, सबमर्ज्ड इन वेस्ट वाटर, और यहाँ से ये पानी पुश करता है, और ये एक स्लूस वेल है, ये एक नॉन रिटर्न वेल है, और वेस्ट वाटर यहाँ फाइनल डिस्पोजल की तरफ चला जाता है। और अगर ये लिफ्ट स्टेशन है तो ये किसी सीवर में फेंक देगा। यहाँ सिर्फ एक ऑपरेटर रूम छोटा सा बनता है अगर सबमर्सिबल पंप हो, और वो बहुत कम स्पेस लेता है, और वो ज़मीन के ऊपर ही बनता है। वेट वेल की तरह नीचे नहीं उसको बनाना पड़ता जिस तरह के आपने देखा। मैं दोबारा आपको ले जाता हूँ उस फिगर पे। ये देखें, ये नेचुरल सरफेस लेवल है, और ये वेट वेल सारा का सारा इसके नीचे है। तो ये एक्सकेवेशन, इस पे अच्छी खासी लेबर कॉस्ट आ जाती है, स्पेसिफिक मशीनरी यूज़ करनी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लवाजमात हैं जो इसमें शामिल हो जाते हैं। कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है ड्राई वेल की। वापस चलते हैं, जो गुज़श्ता फिगर हम देख रहे थे। लिहाजा वेट वेल की जगह यहाँ पे ऑपरेटर रूम है, और पंप जो है वो ड्राई वेल के अंदर नहीं लगा हुआ, वो वेट वेल के अंदर ही लगा दिया गया, इसलिए इसको सबमर्सिबल पंप कहते हैं। और ये टाइप डिफरेंट होती है सेंट्रीफ्यूगल से। हमेशा जब पंप आप वेट वेल में लगाते हैं तो जो बॉटम ऑफ द वेट वेल है उसकी स्लोप होनी चाहिए 1:12 की, ताकि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो रोल करके यहाँ पे आ जाएं और पंप उनको सक करके बाहर फेंक दे। पंप के नीचे बिल्कुल उसी तरह आरसीसी कर्व है, यहाँ 1:1.5:3 की रेशो है। आपने देखा होगा पिछली फिगर में 1:4 लिखा हुआ है। प्रेफरेबली, याद रखिएगा, प्रेफरेबली 1:1.5:3 की रेशो रखी जाती है आरसीसी और पीसीसी में कंक्रीट की। इसी तरह कर्व ये नीचे होता है, और एक प्लग जो पानी को नीचे लीकेज से महफूज रखता है, रोकता है। ये आपके सामने फिगर है। यहाँ भी एमएस स्टील की रेलिंग लगी है। रेलिंग सेफ्टी के लिए लगाई जाती है कि कोई विजिटर वगैरह इसके अंदर गिर ना जाए। आपके सामने ये फिगर है सीवेज पंपिंग स्टेशन, जिसमें कि सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल हुआ है। यकीनन ये जो तस्वीर हैं, जो फिगर्स हैं, इनके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, कोई वजाहत होगी, उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में हम तफसीली तौर पे देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 25 को हम कंक्लूड करते हैं। देखें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ज़रा समरी कर लें हम। आज एक और नया कंपोनेंट वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का हमने स्टार्ट किया, और उसको कहते हैं पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन दो किस्म के हो सकते हैं, लिफ्ट स्टेशन या डिस्पोजल स्टेशन। पंपिंग स्टेशन जो है ये ज़रूरी हिस्सा है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का। इसमें हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया मुख्तसर डिस्कस किया, और फिगर्स दो देखी। एक पंपिंग स्टेशन जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इस्तेमाल किया था, और दूसरा जिसमें सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल किया था। आजकल मोस्टली सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है और कॉस्ट दोनों जो ड्राई वेल में रिक्वायर्ड होती है उसको बचाया जा सके। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, दीन और दुनिया दोनों की फलाह अल्लाह पाक आपको नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।